जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल परफेक्ट। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं बहुत ही शानदार, और आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो बड़ी शानदार रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में जो बीपीएससी ने प्रश्न पूछ चुके हैं उसका एमसीक्यू हम लगाने वाले हैं, और उसका एमसीक्यू का यहाँ पे हम बहुत बेहतरीन डिस्कशन करेंगे और साथ में जो है उसका रिवीजन भी करते चलेंगे। तो केवल क्वेश्चन देखेंगे नहीं, यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे और अपना रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए साथियों, हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये चैनल। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ये रहा आपके सामने फर्स्ट सवाल। इस सवाल का आंसर आप दीजिए। सवाल पूछा गया है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ठीक है, ऑप्शन है डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। यहाँ आप सभी क्वेश्चन में देखेंगे कि नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है कौन सी बीपीएससी में और कब पूछा गया है, ताकि आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन ओरिजिनल है। देखिए साथियों, प्रथम जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय बनाया गया वो बनाया गया था फ्रांसीसी डी अल्मेडा को। तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ सी सही होगा। यदि साथियों मैं आपको बताऊं कि अल्मीडा जो है इसको 1505 ईस्वी में भारत भेज के यहाँ का प्रथम वायसराय बनाया गया, और इसने यहाँ आके क्या किया? तो पहली बात, जब ये आए तो हिंद महासागर में, कहाँ पे? हिंद महासागर में जो है इसने कार्टेज व्यवस्था लागू किया। क्या किया? कार्टेज व्यवस्था। साथियों ये कार्टेज व्यवस्था क्या होती है? तो कार्टेज व्यवस्था जो है ये हिंद महासागर में लागू किया कि यदि किसी को भी हिंद महासागर में व्यापार करना है तो हमको देना पड़ेगा टैक्स, और इस तरह से वो जो है टैक्स के बदले उसको जो है सेफ्टी प्रोवाइड करते थे। और इस तरह से इसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी यहाँ पे लागू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की, नीली शांत जल की नीति। तो वाटर पॉलिसी यहाँ पे इसने किसके द्वारा लागू किया गया है? अल्मीडा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है 2-3 पॉइंट। एक तो ये प्रथम वायसराय था भारत में, दूसरा इसने क्या किया? हिंद महासागर में कार्टेज व्यवस्था लागू किया, तीसरा इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा दिया गया? तो अल्मीडा के द्वारा। अब जो है साथियों ध्यान रखिए, एक चीज और ध्यान रखेंगे इसके साथ इंपॉर्टेंट। 1509 ईस्वी तक ये यहाँ पे क्या किए? 1509 ईस्वी में यहाँ पे होता है एक युद्ध। अल्मीडा और भरसे जो है यहाँ पे 3 दल मिलके लड़ाई करते हैं। कौन? तो यहाँ पे एक होता है मिस्र, ठीक है, मिस्र, और दूसरा तुर्की, और जो है फिर यहाँ पे गुजरात। ये तीनों मिलके जो है अल्मीडा यानी पुर्तगाली का विरोध करते हैं, लेकिन अल्मीडा जो है इन तीनों को क्या कर देते हैं? पराजित, और अल्मीडा यहाँ पे जीत जाता है। तो ये इनका एक युद्ध था कि इन्होंने तीनों संयुक्त सेना को हराया। तो ये हो गया। अब बाकी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो आपको बार्थोलोम्यू डियाज है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। यानी इसको दिया जाता है, बार्थोलोम्यू डियाज को श्रेय दिया जाता है कि इसने 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की दक्षिण अफ्रीका में। वास्को डिगामा से बहुत सवाल बनते हैं। वास्को डिगामा जो है यहाँ भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे, और वास्को डिगामा के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि पहली बार ये जो है 1498 ईस्वी में आता है। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से आने वाले प्रथम ये थे, और इसी के द्वारा जो है यहाँ पे भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई। 1498 में ये आए। दूसरी बार जो है ये आए 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार जो है ये आए 1524 ईस्वी में। जब पहली बार ये 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट पे पहुंचा तो वहाँ के शासक जमोरियन ने इनका स्वागत किया, और जब ये वापस जा रहे थे तो यहाँ से
मसाला लेके गए और इतना मसाला लेके गए कि जब जाके उसने वहाँ बेचा तो इसको 60 गुना मुनाफा हुआ। ठीक है, 60 गुना मुनाफा हुआ। और दूसरी बार ये 1502 में आए और तीसरी बार जब ये 1524 में आए तो इसकी हो जाती है यहाँ पे मृत्यु। 1524 में दिसंबर के लास्ट में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और जो है यहाँ पे इसको यहीं भारत में ही, भारत के कोचीन में इसको दफन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कोचीन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोचीन में ही जो है पुर्तगाली का क्या है फर्स्ट फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि वास्को डी गामा 3 बार आए, 1498, 1502 और 1524। जब तीसरी बार आए तो तीसरी बार इसको बना के भेजा गया था, पुर्तगाल का गवर्नर जनरल जो है इसको बना के भेजा गया था और यहाँ पे इनकी हो जाती है मृत्यु और यहीं पे कोचीन में इसको दफन किया जाता है। और कोचीन में इसका क्या हुआ था 1500 यहाँ पे 3 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में यहाँ पे इसका फर्स्ट यहाँ पे कोचीन में फैक्ट्री स्थापित हुआ था। अल्बुकर्क को जो है यहाँ पे कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। तो आई होप कि इतनी सारी डिटेल आपके रिवीजन के लिए काफ़ी है। बाकी और भी क्वेश्चन पे देखेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो स्लो लग रहा है तो आप स्पीड में कर लीजिए, 1.5 या 2 गुना स्पीड में करके देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? साथियों, ये जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही यहाँ पे उपयोग किया जाता था। ये समुद्र से लूट के आते थे और वहाँ पे हुगली में उसको जमा करते थे। हुगली बोले तो कहाँ है, तो ये कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट, तीसरा सवाल देखिए क्या है, बड़ी शानदार सवाल है इसका। देखिए ये भी बीपीएससी हमें पूछा हुआ है। अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान बोले तो कौन सा खान, इंग्लिश खान की यहाँ पे उपाधि इसको दिया गया था, इंग्लिश खान। ठीक है, किसको दिया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप, ये दिया गया था हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस को दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो था जेम्स, जो इंग्लैंड के राजा थे, जेम्स प्रथम, इसने क्या किया, हॉकिंस को जहांगीर के नाम से पत्र लिखा और हॉकिंस को जो है भेजा कि जाइए वहाँ और वहाँ के राजा जहांगीर से जो है फैक्ट्री वहाँ पे खोलने की अनुमति लीजिए। तो ये जो है उनके आदेश पे हॉकिंस पत्र लेके निकल पड़े और जब पत्र लेके ये आए तो भारत में ये सबसे पहले कहाँ पहुँचे, 1608 ईस्वी में पहुँचा सूरत। कहाँ पहुँचे, सूरत। और यहाँ जहांगीर तो सूरत में था नहीं, जहांगीर कहाँ था, फिर ये सूरत से इसको आना पड़ा आगरा। आगरा में आके जो ये मिलते हैं जहांगीर से। ठीक है, किससे, जहांगीर से। और यहीं पे जब जहांगीर से यहाँ पे उपाधि इसको दिया गया, क्या चीज़ का, एक इंग्लिश खान की उपाधि इसको दिया गया, या फिर कहे तो फिरंगी खां। ठीक है, फिरंगी खां, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिरंगी खां। तो अनुमति इसको मिला, तो बोलेंगे अनुमति तो नहीं मिला, अनुमति के बदले जो है इसको ये उपाधि मिल गया। ठीक है, यानी कि इसको बस नाम दे दिया गया, अनुमति इसको नहीं दिया गया और ये यहाँ से इस तरह से क्या हो गई है, असफल रहे। तो अनुमति लेने में जो है ये असफल हो गए और बाद में इस आएगा 1611 ईस्वी में जब आएगा कैप्टन मिल्टन, तब जो है यहाँ पे इसको अनुमति मिलेगा। ठीक है, कौन आएगा, कैप्टन मिल्टन, ये आएगा तब जाके यहाँ पे इनको मिलेगा। तो इसमें इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल क्या पूछा गया, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? देखिए पिछले क्वेश्चन से ये जुड़ा हुआ है, जो हमने एक्सप्लेनेशन किया उससे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कि 1612 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया। तो यदि हम बात करें इसके बारे में तो ये स्थापित कहाँ किया गया था, सूरत में।
अब कैसे हुआ था सूरत में, उसको तो हमने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे जेम्स प्रथम जो है, जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया था सबसे पहले किसको, हॉकिंस को। 1608 ईस्वी में हॉकिंस को भेजे, लेकिन हॉकिंस जो है, हॉकिंस को यहाँ पे परमिट नहीं मिला। फिर तब जाके यहाँ पे भेजा गया किसको, 1611 ईस्वी में यहाँ पे मिल्टन को भेजा गया। किसको, मिल्टन को। मिल्टन, कैप्टन मिल्टन आते हैं और इनको जो है यहाँ पे अनुमति ये लेने में सफल होते हैं। और इस तरह से जा कर के जब अनुमति मिलता है तो फिर जाके ये 1612 ईस्वी में यहाँ पे इनका स्थापित होता है सूरत में। ठीक है, फिर जाके यहाँ से क्या होते हैं, 1612 ईस्वी में ये सूरत में अपना फैक्ट्री खोलते हैं। राइट है, ये हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं। ये रहा नेक्स्ट सवाल, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया? बताइए, किस मुगल शासक के काल में थॉमस रो भारत आया? तो साथियों, क्या किसके समय आया था? क्या बाबर के समय आया था? तो बाबर के समय नहीं आया था। बाबर जो है यहाँ पे होगा क्या, ऑप्शन से ही बाबर नहीं होगा। ठीक है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो आए थे जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर। अब इसको थोड़ा समझिए, जहांगीर का जो शासन काल रहा वो कब से कब तक रहा उसको समझिए, तो आपको ये चीज़ें आसान हो जाएगा। देखिए साथियों, अकबर का जो शासन काल था ये 1556 से स्टार्ट होता है और 1556 से लेकर के ये 1605 ईस्वी तक अपने गद्दी पे बने रहते हैं। उसके बाद आता है जहांगीर, अकबर के जाने के बाद जहांगीर, और ये फिर संभालते हैं 1605 से लेकर के अपना शासन संभालेंगे कब तक, 1627 ईस्वी तक। अब आप जो है बस ये ध्यान रखना है कि कौन जो है कब आया, तो इस तरह से ऑप्शन से आपको समझ में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, थॉमस रो, सर थॉमस रो किसके समय भारत आए थे, तो जाएगा जहांगीर। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा कि जो जेम्स प्रथम थे, है ना, जो जेम्स प्रथम था उसने ही यहाँ पे भेजा था, किनको, थॉमस रो को। तो जेम्स प्रथम ने अपना दूत बना करके यहाँ पे जो थॉमस रो थे, समझ लीजिए थॉमस रो, इसको जो है 1615 ईस्वी में भेजता है और ये 1615 ईस्वी में पहुँचते हैं कहाँ, तो 1615 ईस्वी में ये भारत पहुँचेगा, भारत के सूरत में। तो सूरत में तो यहाँ पे इनको ये मिलेगा नहीं। फिर वहाँ से जो है ये आए 1616 ईस्वी में पहुँचा जा करके अजमेर, और अजमेर में जा करके फिर यहाँ पे ये मिलते हैं किससे, जहांगीर से, जो यहाँ के उस समय का शासक थे जहांगीर। तो उस समय ये इससे मिलते हैं किससे, जहांगीर से। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे, आपका रिवीजन हो गया। हमने आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी करा दिया और साथ में रिवीजन भी जो है आपका यहाँ हो रहा है। ओके, तो इस यही हमारा पॉइंट है, यहाँ पे प्रैक्टिस पॉइंट है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव और थ्योरी सभी चीज़ों को मिला के चलेंगे। करेक्ट है। और इसके बारे में कुछ जानना है क्या, तो हमने शासनकाल के बारे में बता दिया, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जानना चाहें तो याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो फैक्ट्री थी, कौन सा कंपनी जो है, कौन सा कंपनी कौन सा राजा के समय आया, थोड़ा सा उसको 2 पॉइंट आप याद रख लें। ठीक है, कौन सी कंपनी जो है किस राजा के समय आया, खास करके इसमें कन्फ्यूजन होता है किसके साथ, अकबर और जहांगीर के समय। तो यदि हम बात करें अकबर के समय, यहाँ पे जो है अकबर के समय कौन आया था, जब अकबर था तो वो जो ब्रिटिश थे वो आए थे, और जो 1600 कब आए थे, ये 1608 ईस्वी में पहली बार जब कंपनी आए थे, जो इंग्लैंड कंपनी थी वो कब आई थी, 1608 ईस्वी में। तो उस समय कौन था, अकबर। और फिर जो है यहाँ पे आए 1620 ईस्वी में आता है कौन, डेनिस। और इस समय कौन रहेगा, इस समय आपका 1620 में कौन रहेगा, तो ये रहेगा हमारा जहांगीर।
अब यहाँ पे देखिए सवाल पूछा गया है बिहार से जुड़ा हुआ, इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। तो डच के द्वारा जो है पटना में कब स्थापित किया गया ये बताना है। तो ये किया गया था 1632 ईस्वी को, कहाँ, पटना कॉलेज, क्या पटना कॉलेज में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और इसका जो यहाँ पे मेन फोकस बताया जाता है क्या क्या था, तो इनका रुचि यहाँ पे था किसमें, तो जो हमारा सूती वस्त्र है, ठीक है, सूती वस्त्र हो गया, चीनी हो गया, सोरा हो गया, या फिर अफीम हो गया, इन सब में जो था इनका फोकस था। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 1632। और ये हमारा नेक्स्ट सवाल, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, तो मुगल शासक कौन था जो कि ब्रिटिश के विरुद्ध इसकी लड़ाई हुई थी। तो उसमें कौन थे, जिनको सभी खूंखार बोलते हैं, कौन, औरंगजेब। औरंगजेब के समय ये लड़ाई हुआ था। औरंगजेब की यदि हम शासनकाल की बात बोले तो इनका शासनकाल था 1658 से लेकर के 1707 तक। ठीक है, 1658 से 1760 तक ये था। और इसके समय जो थे कौन सी कंपनी भारत आया, भारत आने वाली जो कंपनी थी कौन थे, औरंगजेब के समय। क्योंकि यहाँ पे ये भी चीज़ें ध्यान, जो कि हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी जरूरी है। तो बोलेंगे यहाँ पे फ्रांसीसी थे, कौन थे, फ्रांसीसी। तो ये थे जो कि इसके समय भारत आए थे। कब आए थे ये, तो 1664 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कुछ, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो युद्ध हुआ था इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये युद्ध जो है यहाँ पे हुआ था कब, तो 1686 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1686 में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। और इस समय जो इसके तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो था शाइस्ता खान, शाइस्ता खान। और शाइस्ता खान और अंग्रेज के तरफ से जो था वो कौन था, तो अंग्रेज के तरफ से था जॉब चार्नोक। कौन था, जॉब चार्नोक। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ कि ये तो जीत जाते हैं और जॉब चार्नोक को ये यहाँ से भगाने का काम करता है। और ये कहाँ हुआ, कहाँ से हुआ था, याद रखेंगे, हुगली में। हुगली, कहाँ, हुगली। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसका आप डिटेल ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, चलिए तो ये चीज़ें याद रखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो ही हमें लगेगा हाँ हम सही से काम कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो ही आगे बनाने का मन करता है। और ये शानदार प्रश्न है, इसके साथ हमारा बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो साथियों यहाँ जो है आपको कर्नाटक युद्ध का भी रिवाइजन करेंगे। तत्कालिक कारण पूछा गया है कौन सा था। तो आपको जो है इस तरह का सवाल बनाने से पहले एकदम कंठस्थ होना चाहिए जो भी कर्नाटक युद्ध हुए। तो हमारा जो कर्नाटक टोटल युद्ध हुआ वो कितना हुआ, टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए और इसमें से हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले समझिए कि जो कर्नाटक 3 युद्ध हुए वो कौन कौन सा। तो पहले तो इसका आप साल याद रखेंगे। एक पहला हुआ था 1746 से 48, 1751 से 55 और फिर हुआ था 1758 से 63। ये 3 युद्ध इस साल हुआ था, 46, 48, 51, 55, 58, 63। तो प्रथम जो युद्ध हुआ था इसका कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। ठीक है, और दूसरा क्या था, कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध। और तीसरा कई बार यहाँ से पूछा जाता है, ये सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण की वजह से हुआ था। अब यहाँ पे चूंकि सवाल फिलहाल जो हमसे सवाल तो सभी पे बना हुआ है और ये सभी टेबल पे बना हुआ है, इसीलिए ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमसे इस पे जो पूछा गया इसको समझिए। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 1748 तक चला था, जिसका कारण तत्कालिक था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। ये युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था, एक्सला सैपल की संधि के माध्यम से इस युद्ध को समाप्त किया गया था 1748 ईस्वी में। वहीं दूसरा जो हमारा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 1751 से 55 तक, इसमें जो हमारा संधि हुआ था वो पांडिचेरी का संधि हुआ था 1755 ईस्वी में। इसमें ब्रिटेन की जो पकड़ है वो और भी मजबूत हो गई थी।
ठीक है। और यहाँ पे फिर जो है हमारा तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 58 से 63 के बीच, ये संधि ये समाप्त होती है पेरिस की संधि के साथ में 1763 में। और यहाँ पे फ्रांसीसी की जो है एकदम फाइनली हो जाता है हार। ठीक है, तो ये युद्ध तो था किसके बीच था, ये था हमारा अंग्रेज वर्सेज फ्रांस। इस तरह से चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सवाल यहाँ पूछा गया है वो क्या था बताइए। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है कि प्रथम पूछा है, तो ये क्या था, प्रथम में यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। तो हमने अभी देखा कि ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग और कर्नाटक की राजगद्दी का मसला जो है ये हमारा दूसरा कर्नाटक युद्ध में देखने को मिला था। करेक्ट है ना। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो ये किसके द्वारा लड़ा गया था, ये था हमारा फ्रांसीसी के द्वारा, है ना, फ्रांसीसी के द्वारा ये लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, और बहुत ही शानदार, इसके माध्यम से भी बेस्ट रिवीजन होने वाला है पूरा टॉपिक। वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको यहाँ पे क्या याद होना चाहिए था कि मंगलुरु की संधि कब हुई, है ना। तो साथियों ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। यदि हम इसकी टॉपिक की बात करें तो ये कौन सा है, तो ये हमारा है आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका हम रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि यहाँ पे चालू होता है 1767 से लेके 1799 तक। इसमें 4 युद्ध टोटल होते हैं। पहला युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 1769 2 साल का चला था, और दूसरा जो हुआ था 80 से लेकर 84 तक, और तीसरा जो हुआ था 90 से 92, और चौथा हुआ था 1799 ईस्वी में। यहाँ पे जो युद्ध होता है वो सभी जो हमारा पहला और दूसरा जो युद्ध होता है वो अंग्रेज और हैदर अली के बीच होता है। तो दूसरा युद्ध में, यहाँ पे पहला युद्ध में जो हैदर अली होते हैं वो हैदर अली की यहाँ पे जीत हो जाती है और अंग्रेज यहाँ पे हारते हैं। ठीक है, यानी कि अंग्रेज को ये बेबस कर देता है, और ये पहला यहाँ पे मद्रास की संधि के साथ जो है इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। फिर दूसरा युद्ध जब होता है 1780 के मध्य, तो इसमें जो होता है हैदर अली की हो जाती है हार, और बाद में हैदर अली की हो जाती है मृत्यु। और फिर जो है उसके बाद युद्ध जो है टीपू सुल्तान जो है अपना राजगद्दी संभालते हैं और अंग्रेजों से लगातार वो भी लड़ते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दूसरा युद्ध जो कि हैदर अली का अंतिम युद्ध था वो मंगलौर की संधि के साथ जो है ये समाप्त होती है, जो कि कब हुआ था 1784 में। और यहीं से जो है अभी जस्ट यहीं से आपका क्वेश्चन भी बना था। करेक्ट है। तो अब उसके बाद जो हमारा तीसरा और चौथा युद्ध होता है ये लड़ा जाता है टीपू सुल्तान के बीच। तो तीसरा युद्ध जो कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होती है वो जो समाप्त होती है श्रीरंगपट्टनम संधि के साथ 1792 में ये संधि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा और तीसरा जो होता है बहुत यहाँ पे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मतलब पूछा तो सभी से जाता है लेकिन इनसे ज़्यादा रिपीट होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान के जो पुत्र थे 2 पुत्र, उनको जो है अंग्रेज के द्वारा बंधक बना लिया जाता है। और चौथे युद्ध में जो है यहाँ पे टीपू सुल्तान की वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और इस तरह से जो मैसूर है उस पर अंग्रेजों का यहाँ पे नियंत्रण हो जाता है। और लॉर्ड वेलेजी के समय जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर एक कमेंट करेंगे, एटलीस्ट कमेंट तो कर सकते हैं, और लाइक कर दीजिए। तो ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और उससे ज़्यादा हमने महत्वपूर्ण डिस्कशन किए और रिवीजन करने का प्रयास किया। हमारा प्रयास ये आपको कैसा लगा कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर कर दें। तो मिलेंगे फिर हम अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, बाय बाय।